का हिस्टोरिकल बाली लिटरेचर में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो साकेत। उस भूमि का नाम, अयोध्या का मूल नाम जो है वो साकेत है। अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं है, अयोध्या का नाम साकेत है। आपके बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन है। इस 5 साधन हमारे पास लिमिटेड है। ये लिमिटेड साधन से भी चमत्कार किया जा सकता है। ये लड़ाई का मामला है, आंदोलन का मामला है, और हर आंदोलन की रणनीति होती है। जिसकी कोई रणनीति नहीं हो सकती उसकी लड़ाई न लड़ी जा सकती है न कामयाब की जा सकती है। तो ये संगठन एक व्यापक रणनीति को पूरा करने के लिए बनाया गया ऑर्गन है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बुद्धिस्ट लोगों का एक सामाजिक संगठन है। तो बुद्धिस्ट लोगों का सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत जो सामाजिक संगठन है, उस संगठन को उस दृष्टि से हम लोगों को समझने की जरूरत है। यदि इस दृष्टि से हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो इससे इस संगठन के ज्यादा बड़े पैमाने पर फैलने के लिए रुकावट पैदा होगी। अब लोग थोड़ा इमोशनल ज्यादा काम करते हैं, दिमाग से थोड़ा कम करते हैं। इस वजह से समस्याएं पैदा होती है। बाबा साहब अम्बेडकर फैसले अपने दिमाग से करते थे, तो फैसले सारे दिमाग से ही होने चाहिए, और उसका प्रोस एंड कॉन्स जो है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो परिणाम है, उसका काम करने के पहले पूर्वानुमान करने की योग्यता होनी चाहिए कि उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। यदि आप लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को बौद्ध धर्म के प्रचार का साधन बना लोगे, तो फिर गैर बुद्धिस्ट इस संगठन कैसे आएगा? ये संकट है, और अगर ये संकट है तो इसका समाधान बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को करना चाहिए। हम लोग काम करते वक्त अभिनिवेश बहुत ज्यादा होता है। तो अभिनिवेश में क्या होता है, इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें अभिनिवेश बहुत ज्यादा होता है, और अभिनिवेश जो है वो हमारी जो बौद्धिक बात है उस पर हावी हो जाता है। उसका परिणाम भी जो हम पब्लिक लाइफ में, संगठन तो पब्लिक लाइफ में काम करता है, हॉल में थोड़ी करता है। वो अंतिमता हम जहाँ बौद्धिक कार्य करते हैं अधिवेशन के माध्यम से, वो अंतिमता तो समाज में जाता है। तो समाज में जाना है ना, यहाँ से समाज में
हम लोग वही लेकर जा सकते हैं जो यहाँ हम लोग समझेंगे। जो दूसरे लोग करते हैं उस तरह से काम करने से अगर काम करोगे तो फिर तो ये भी उन्हीं लोगों की तरह, क्योंकि वो लोग करने के बाद सोचते हैं। जब सब कुछ गुड़गोबर हो जाता है उसके बाद सोचना शुरू करें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको पहले बताया तो ये समझना जानना बहुत जरूरी। उससे क्या होगा, अगर आप मान लो बौद्ध धर्म का प्रचार का ऑब्जेक्टिव बनाकर काम करोगे तो ये लिमिटेड हो जाएगा बुद्धिस्ट लोगों के अंदर। आप अपनी सीमाओं को बांध दोगे, ये इतने ही लोगों के बीच में काम करना है। तो हमें ये समझ में नहीं आता। मान लो आप ऐसा कहते हो ये बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य जो है ये भारत बौद्ध में करना है, तो कभी आप लोगों ने ऐसा सवाल अपने सामने उठाया कैसे हो? ऐसा माइक में बोलने से हो जाएगा? उसका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उस लक्ष्य को पूरा करने वाला प्लानिंग होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किस प्रकार का अवरोध आ सकता है, उस अवरोध को दूर करने के लिए हमारे प्लानिंग में क्या व्यवस्था है, वो सारी चीजें नहीं की जाती। तो इस वजह से होता क्या है, हम उतने ही लोगों के बीच में चर्चा करते रहते हैं और ये चर्चा करते वक्त हमें अभिनिवेश बहुत ज्यादा होता है और बहुत अभिनिवेश होता है। उस अभिनिवेश से बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो ये एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये बुद्धिस्ट लोगों का जो सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत बनाया ना इन लोगों ने। मैंने तो कोई आप लोगों से छुपा के नहीं रखा, मैं तो घोषित करके कहा कि ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये जो सोशल नेटवर्किंग, भौगोलिक नेटवर्किंग के बाद सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, उस सोशल नेटवर्किंग को पूरा करने के लिए न बनाया गया है। ये तो ध्यान रखना चाहिए। वो अभिनिवेश की वजह से ध्यान नहीं रखा। अभिनिवेश का मतलब है अति उत्साह, अति उत्साह। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को सामाजिक नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्किंग का, बुद्धिस्ट लोगों के सोशल नेटवर्किंग का संगठन माना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो तुम चाहते हो उससे ज्यादा होगा, मगर जो तुम तरीका अपनाते हो उससे यही ठप हो जाएगा। ना समझी की वजह से ऐसा होता है। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित
समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का काम करो ना, ये लक्ष्य रखो इसको। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का लक्ष्य बनाकर अगर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क काम करेगा तो इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को समता नहीं चाहिए, स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बंधुता नहीं चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। तो इस लक्ष्य को लेकर काम करोगे तो वो लोग आएंगे ना। और आपका पर्सपेक्टिव जो है, काम करने का जो क्षेत्र है, व्यापक हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने का लक्ष्य रखा है। जो लोग गलती से गलत बात मान रहे हैं, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? ये बता, क्यों सुनेंगे? हाँ ठीक है, तुमचा धर्म श्रेष्ठ आहे हे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, माझा पण श्रेष्ठ आहे। काय कर, भांडणं करायचं का समजावून सांगायचं? अभिनिवेश जो है वो हम लोग बगैर सोचे समझे अभिनिवेश बहुत ज्यादा करते रहते हैं। हम सोचते नहीं है इसका परिणाम क्या हो। मैं तो पहले से ये बोल रहा हूं, अगर आप पिछली बार का मेरा इसी कार्यक्रम में दिया हुआ स्पीच अगर आप सुन लो, मैं तो सोच समझ कर बोलता हूँ, बगैर सोचे समझे नहीं बोलता हूँ। तो वो तमाम लोग अगर बुद्धिज्म का लक्ष्य समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करना है, यही ना है, यही है ना, इसके लिए करो ना काम, इसके लिए करो। और यदि आप इसके लिए करोगे तो कोई आपको गलत कर रहे हो या किसी पूर्वाग्रह के अधीन कर रहे हो, कोई आप पर आरोप नहीं लगाएगा, आपके साथ आएगा, है ना, ये ठीक है। देश में समता प्रस्तावित करने की जरूरत है, स्वतंत्रता प्रस्तावित करने की जरूरत है, न्याय प्रस्तावित करने की जरूरत है, बंधुता प्रस्तावित करने की जरूरत है, और इसके लिए संगठित रूप से काम करने की जरूरत है। अगर लोग किसी धर्म विशेष का नाम लिए बगैर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए प्रस्तावित करने के लिए बहुसंख्य लोग इस देश में समर्थन में खड़े हो, आपको क्या दिक्कत है? हाँ, अभिनिवेश वालों को एक दिक्कत है, ते बरोबर आहे, ते बुद्धिस्ट नाही, ते बरोबर आहे, चांगलं आहे, ते बुद्धिस्ट नाही, पण सर्व महार बुद्धिस्ट झाले, बाकी नाही आले तर चालतं, हे बरोबर आहे, बरोबर आहे? नाही, काय राहिलेले आहेत, महार राहिलेले आहेत, ते पण झाले तर बुद्धिस्ट भारत बौद्धमय होऊन जात। एक सोचने की, विचार करने की मेथड है, पद्धत है। तो आप लोगों के सोचने का तरीका मैं इस तरह से नहीं सोच सकता। मैं गैर जिम्मेदारी से, जब मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले इस तरीके का परिणाम क्या होगा, इस तरीके से तो ये काम करने के लिए मैंने सोचा ही नहीं। मैंने ये सोचा कि इस देश में
समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो बहुसंख्य लोग है उसको साथ मिला। जब मैं इस तरह की बात करने के लिए जो लोग ब्राह्मण धर्म के प्रभाव क्षेत्र में है, मैं उनके साथ बात करने के लिए जाता हूं तो उनको भी सुनना पड़ता है। उसमें से कुछ लोग टूट टाट कर फिर मेरे पास आ जाते हैं, नहीं आप जो कह रहे हो उनका सही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहा हूं मैं। ये तो आप लोगों को केवल कहे आप गलत काम कर रहे, गलत बोल रहे, नहीं उनको करने दो ना, वो ऐसा काम कर रहे हैं करने दो। नहीं तुम ये गलत कर रहे हो ऐसा भी तो मैं नहीं कह रहा हूं, तुमको जो करना है करो, करने दो। आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। ये काम अगर हम करते हैं तो इसके लिए ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में बड़े पैमाने पर जकड़े हुए लोगों को भी निकाला जा सकता है। अगर आप उनको ये प्रस्ताव दो कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, वो आपका साथ नहीं, ना कहने के लिए उनके पास आधार नहीं रहेगा। तुम्ही तर असं म्हटला श्रेष्ठ आहे ना, हे लक्षात ठेव, हे लक्षात ठेव पाटील, लक्षात ठेव, श्रेष्ठ आहे तुझं आहे, तुझं आहे, ओके हे तुझं आहे, तो तू बघून घे। जो पूर्व ग्रह से पीड़ित आदमी है वो आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, गलत नहीं है, सही है, मगर आपकी बात वो आदमी सही कब माने, सुनेगा तब ना। नहीं ठीक, ओके ओके बॉय, तुम्हाला जे वाटतं ते करा, आम्हाला काय वाटतं ते नाही। तो ये तो हमारा देखो, कोई लक्ष्य होता है, कोई उद्देश्य होता है करने के लिए, फिर क्या होता है, उस उद्देश्य को पूरा कैसे किया जाए, एक कैसे के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे। एक काम कैसे किया जाए, एक काम किया जाए, ठीक है, इसके बारे में आप सोच रहे। एक काम किया जाए, कैसे किया जाए इसके बारे में आप सोचिए। इस वजह से समस्या है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है इसको एक सामाजिक संगठन रहने दो और इसको ज्यादा कट्टरता से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाओ। तमाम लोग जो आपके फोल्ड में नहीं है, तमाम जाति के लोग, 6247 जाति के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग, सभी लोगों से आप संवाद करने के लायक रहोगे। संवाद करने के तो लायक रहना चाहिए ना हमको। संवाद की प्रक्रिया दूसरा आदमी सुनेगा तब पूरी होगी। एकटाच माणूस ओरडत राहिला तर लोक म्हणतील पागल झाला, लोक म्हणजे पागल झाले, एकटाच बोलते, त्याचं कोणी ऐकत नाही तरी बोलते, एकटाच बोलत राहते। संवाद शब्द का यही अर्थ है कि जो सामने वाला आदमी है वो उसमें शामिल होना चाहिए। वो आपकी बात शायद नहीं समझ पा रहा है तो आपको ज्यादा समझ में आता है तो आप उसको ज्यादा समझा सकते हैं। तो ये बात मैं आप लोगों को आग्रह लेकर समझाना चाहता हूं। ये लड़ाई का मामला है,
आंदोलन का मामला है और हर आंदोलन की रणनीति होती है। जिसकी कोई रणनीति नहीं हो सकती उसकी लड़ाई न लड़ी जा सकती है न कामयाब की जा सकती। तो ये संगठन एक व्यापक रणनीति को पूरा करने के लिए बनाया गया ऑर्गन है। ये समझने की जरूरत है। अति उत्साह से हम लोग बहुत बार भारी नुकसान कर लेते हैं। तो ये मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखते काम करोगे तो 6247 जाति के टुकड़े जो ब्राह्मणों ने किए वो आपके साथ आ सकते। नाग लोगों ने इस देश में और दुनिया में यही बुद्धिज्म को स्वीकार किया, सारी दुनिया में फैला है। ये नाग लोगों ने ये फैलाया तो सम्राट अशोक का आखिरी उत्तराधिकारी सम्राट प्रोदत्त मौर्य, उसकी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या की गई और हत्या करने के बाद नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। पहले मैं कहता था मूल्यवासियों को बांटा, तो जानकारी और ज्ञान तो बढ़ते रहता है, जानकारी और ज्ञान रुकता नहीं है। पहले मैं मूल्यवासियों को 6000 टुकड़ों में बांटा, ऐसा मैं ही कहता। मैं अभी क्या कह रहा हूं, नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। सारी दुनिया में एक बुद्धिज्म को फैलाने का श्रेय नाग लोगों को है, भारत में भी है। वो नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। उसके बाद का डेवलपमेंट है। सम्राट अशोक का आखिरी उत्तराधिकारी सम्राट प्रोदत्त मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करने के बाद ये जातियां जो है, आपको पहले पूर्व में जातियां नहीं मिलती है। ये सम्राट प्रोदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जातियों का निर्माण हुआ। एक बात। दूसरा, जो कट्टरपंथी बुद्धिस्ट थे जिन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व बदले हुए हालात में भी मानने से इनकार कर दिया, उनको ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया और उनको बहिष्कृत करने के बाद अछूत बनाया। क्या आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अनटचेबल नाम का ग्रंथ पढ़ा? ये समस्या है ना, पढ़ते नहीं ना, पढ़ते तो इसको समझ में नहीं आता उसमें क्या लिखा हुआ, काय के लिए लिखा, हु वेर द शूद्र काय के लिए लिखा, अनटचेबल काय के लिए लिखा, शूद्र हु वेर द शूद्र ओबीसी के लिए लिखा। ये भी समझ में आना चाहिए जो पढ़ने वाले लोग हैं। हु वेर द शूद्र नाम का जो ग्रंथ है वो ओबीसी लोगों के लिए लिखा। और अगर ये, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, राइट लोग हैं, वो अछूतों को ही शूद्र कहते हैं, समझ में नहीं आता। शूद्र जो है वो आज के शूद्र वर्ण के लोग जो है, आज के पिछड़े वर्ग ओबीसी के पुरखे शूद्र है। क्यों? वो सचूत है, वो उनको छुआ जाता है। ब्राह्मण लोग उसको छूते हैं, अछूतों को छूते नहीं है। छूत और अछूत एक
होता है हथियार से मारना, ये तो हथियार है, हथियार से मारना। तो लोकतंत्र में हथियार चलाना तो गैर कानूनी है। फिर आपके पास हथियार कौन सा है? शब्द। ये क्या है? हथियार क्या है? चाकू, छुरी, बंदूक, गोली गैर कानूनी है, तो फिर आप कौन सा हथियार चलाओ? शब्द। शब्द है ना हथियार। इसलिए आप लोगों को शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, शब्दों को हथियार बनाना चाहिए। शब्दों के माध्यम से आप अपना मैसेज दे सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखा, हु वेयर द शूडर्स। दूसरा अनटचेबल लिखा। तो अनटचेबल लोग अलग है, नहीं होते तो अनटचेबल अलग का ही लिखते। फिर अनटचेबल में क्या लिखा कि अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट है। झारखंड में अगर जाओगे तो वहां छोटा नागपुर है, और छोटा नागपुर में नाग ट्राइब है। अरे समझ क्या बोल रहे? वो शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, बैकवर्ड क्लास भी नहीं है। छोटा नागपुर में नाग है और वो नाग ट्राइब है। बड़ा नागपुर में आ जाओ, अरे छोटा है तो बड़ा होगा ना। राम नहीं, छोटा कैसे हो सकता? छोटा तभी हो सकता है जब बड़ा है। तो बड़ा नागपुर में जब सेंट्रल इंडिया में आओगे, नागपुर में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि इधर नाग कोई और है, इधर नाग कोई और है। इस तरीके से स्टडी करते आना चाहिए, और स्टडी करके फिर उसके सबूत ढूंढो तो आपको मिल जाएंगे। लिखित में मिल जाएंगे, अलिखित में मिल जाएंगे, परंपराओं में मिल जाएंगे, सांस्कृतिक आचरण में हो जाएंगे। हमारे जीवन क्रम में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कहीं न कहीं मिलेंगे, जिसको इतिहासकार भी सबूत मानते हैं। तो इस लाइट में हम लोगों को बातों को समझना चाहिए। राजवाड़ी ब्राह्मण बहुत बड़ा इतिहासकार, बहुत बड़ा भारत का इतिहासकार माना जाता है राजवाड़ी ब्राह्मण, और कट्टरपंथी ब्राह्मण राजवाड़। उसने लिखा महाराष्ट्राची स्थापना नागांनी केली। तुम्ही काय म्हणून राहिले? तुम्ही काय वेगळे म्हणून राहिले? थोडं मराठ्यांनी केली, यांनी केली, त्यांनी केली, तो फार पर्टिक्युलर आहे। तो काय म्हणतो की जर महाराष्ट्राची स्थापना प्राचीन भारतामध्ये झाली होती, 100 वर्षापूर्वी मराठा शब्द आला। कळलं पाहिजे ना, मराठा जो शब्द आहे, अरे तो ह्या 100 वर्षाच्या जवळपासचा आहे, 100 साल के आसपास का है। विदर्भामध्ये जो कुणबी आहे तोच कुणबी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये होता, आणि तोच कुणबीचा मराठी झाला। अत्यंतर आहे। कुणबी म्हणजे कोण? ते बामण म्हणायचे शूद्र, नाही आम्हाला शूद्र नाही, आम्ही क्षत्रिय मराठा। ते उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बैकग्राउंड में कोई न कोई मनोविज्ञान विभाग काम करता है। तो महाराष्ट्र की स्थापना राजवाड़ी जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, अरे देश भर के लोग उसको बड़ा हिस्टोरियन मानते हैं, उसने कहा महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, और ये एंशियंट इंडिया की घटना है। महाराष्ट्र की स्थापना आजकल में नहीं हुई है, 100-200 साल में नहीं हुई है, और एंशियंट इंडिया की बात है। तो नाग लोगों ने अगर महाराष्ट्र की स्थापना की, तो ये हमारा इतिहास एक ब्राह्मण क्यों लिख रहा है इस तरह से? तो हमारे लिए नहीं लिख रहा है,
ब्राह्मणों को सतर्क करने के लिए लिखा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये नाग लोग है, ये नाग लोग है। ब्राह्मणों को बता, ये नाग लोग है। और जानते हो ना नाग कौन है? हमारे परंपरागत कट्टर शत्रु। वो उनको जगाने के लिए लिखा, हमको बताने के लिए नहीं लिखा राजवाड़े ने। ये नाग लोगों ने भारत की स्थापना की। और बहुत सारी परंपराएं ऐसी है जिसका इंटरप्रिटेशन आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में मिल सकता है। बहुत सारी डेटीज है, जैसे ये चर्चा ने कहा कि बहुत सारे जो मंदिर है वो किसी न किसी डेटी के आधार पर। अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए उदाहरण देता हूं ताकि आपको थोड़ा पता चले ये कैसे हो सकता है, कैसे ब्राह्मणों ने उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। अब कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर, मंदिर का नाम क्या है? महालक्ष्मी। भारतीय परंपरा में लक्ष्मी शब्द आता है, आता नहीं? अगर आप लोग भाषा का थोड़ा बहुत अभ्यास करते हो, भाषा शास्त्र का, तो उसमें आपको लक्ष्मी शब्द जो है मिलता है। एक लक्ष्मी का अर्थ जो है देवता की तरह है। ब्राह्मण कहते हैं हाँ ये देवता है। लक्ष्मी क्या है? एक देवता है। कौन सी देवता है? पैसे वाली देवता। लक्ष्मी पैसे वाली। इतना तो आप लोगों को भी समझ में आता है। हाँ, लक्ष्मी पैसे वाली। गांव देहात में भी लोग बोलते हैं जब पैसे आए, ज्यादा पैसे, लक्ष्मी आए है? ठीक है। फिर एक लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है स्त्री। एक अर्थ होता है स्त्री। अमिताभ बच्चन के घर में लड़की पैदा हो गई तो उसने बयान दिया मेरे घर में लक्ष्मी है बयान। दूसरे आदमी ने बोला होता तो अखबार वाले नहीं खाते। तो उसने कहा है मेरे घर में लक्ष्मी है, मगर वो स्त्री के रेफरेंस में बोल रहा, संदर्भ उसका स्त्री का। तो फिर यहां ऐसा है, ये शब्द स्वतंत्र है, तो ब्राह्मणों ने उसको महालक्ष्मी, ये शब्द जुड़ता नहीं, ये शब्द जुड़ता नहीं। तो फिर ये कैसे जोड़ा गया होगा? हो सकता है कि रूपांतरण करने के लिए ये जो महाशब्द है ये महामाया के साथ जुड़ा होगा, तो उसका रूपांतरण करने के लिए वहां ब्राह्मणों ने महालक्ष्मी कर दिया। आप लोगों को लगता होगा या दूसरे लोगों को लगेगा अरे आप तो केवल शब्दों का इधर उधर कर रहे हैं, संधि विग्रह करने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप महालक्ष्मी मंदिर में जाओगे तो आपको पुरातात्विक प्रमाण मिलेगा। वो मंदिर के ढांचे में बुद्ध की मूर्तियां है। उन्होंने बहुत सारा चेंज करने की कोशिश की, मगर वो जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में बुद्ध की मूर्तियां है। वो उसको निकाल नहीं सके, तोड़ नहीं सके, फोड़ नहीं सके। तो इससे प्रमाणित होता है हाँ इसका मतलब ये है। तो अगर वो मंदिर कल्पना करने महामाया का होगा, अब उसका ब्राह्मणीकरण करना है, महालक्ष्मी हो गया इतिहास। अगर वो महामाया के नाम पर होता तो क्या होता? आपको डायरेक्ट समझ में आता, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं थी, आपको पता चल जाता। लक्ष्मी लगा दिया, वो बैकग्राउंड में हिस्ट्री छोटी, महालक्ष्मी अरे हमारा नहीं, उल्टी प्रतिक्रिया होती, निगेटिव प्रतिक्रिया होती। तो ये जो ब्राह्मणीकरण है, ये ब्राह्मणीकरण इसको बदला जा सकता है। अब लोग
दिल्ली में आरएसएस के लोग दिल्ली के सत्ता पर काबिज है, समझाने के लिए बता रहे, दिल्ली के सत्ता पर काबिज है तो वो नाम और बहुत सारी चीजें बदलाव करने का काम कर रहे, चेंज करने का काम कर रहे, सत्ता की मदद से करने का काम कर रहे, जो उनका है नहीं इसके बावजूद भी करने का काम कर रहे। अभी ये जो अयोध्या है, अयोध्या का हिस्टोरिकल पाली लिटरेचर में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो साकेत है। उस भूमि का नाम, अयोध्या का मूल नाम जो है वो साकेत है। अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं है, अयोध्या का नाम साकेत है। आप लोगों को हैरानी होगी, साकेत उसका ओरिजिनल नाम साकेत है, अयोध्या नाम नहीं है, साकेत है। सोलह साल तक बुद्ध वहां निवास किया, साकेत में 16 साल। 3000 भिक्षु वहां निवास करते थे, बहुत बड़ा सेंटर था। ब्राह्मणों ने मुसलमानों की मदद से उसे डिस्ट्रैक्ट किया, ब्राह्मणों को मालूम था तो उन्हें नष्ट किया ना, वो नष्ट कर नहीं पाए तो मुसलमानों की मदद लेकर किया। इसीलिए ब्राह्मणों ने मुसलमानों को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, आओ। और मुसलमानों की मदद से ऐसे लगभग 3000 बौद्ध विहार है। ये आंकड़ा आरएसएस ने घोषित किया, 3000 मस्जिदों के नीचे मंदिर है ऐसा कहते। तो मैं समझ गया 3000 बौद्ध विहार होंगे, मैं कैसे सोचता हूं। ब्राह्मण कह रहे 3000 मंदिर थे वो विहार, मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मैं समझ में आया ये 3000 ये बुद्धिस्ट सेंटर होंगे। अब मान लो ये बुद्धिस्ट को अलोकेट करना है, ओके ठीक है, आपको समझने के लिए बता, ये अलोकेट करना है तो सेंटर में गवर्नमेंट है। आपको समझ में आए, ज्यादा बहुत ज्यादा विस्तार से समझाने के बजाय आपको मैं सेंट्रल में अगर आपकी गवर्नमेंट है अब ये कर सकते हैं। आगे कैसे करना है, समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो कुछ बातें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मगर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ करना होता है, उसमें सबसे अहम चीज होती है कैसे करना। तो कैसे का अगर समाधान आप नहीं करते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सारा मामला गुड़गोबर हो जाता है, सारा मामला बिगड़ जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को रणनीति को अमल में लाने के लिए काम करना चाहिए और अभिनिवेश जो है वो थोड़ा अपने कंट्रोल और काबू में रखना चाहिए। रणनीति को ध्यान में रखो और उस रणनीति को अमल में लाने के लिए काम करो। मैंने जब भी लोगों को करने के लिए कहा तो मैं उसमें विफल रहा। तो लोग इमीडिएट उसको कहीं ना कहीं दूसरा ही रूपांतरण कर देते हैं और बहुत ज्यादा बिगाड़ हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जाती है। रणनीति को पूरा करने के लिए
प्लान बनाया जाता है, प्लान कन्वर्ट इनटू एक्शन होता है, ये ध्यान में रख के करना होगा। तो आपके बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन है। इस 5 साधन हमारे पास लिमिटेड है। ये लिमिटेड साधन से भी चमत्कार किया जा सकता है। हमारे पास लिमिटेड साधन, हमारे पास कोई टाटा, बिरला, अंबानी हमको पैसा नहीं दे रहा है। हम लोगों को बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम सारा का सारा अपने अंदर से डेवलप करना पड़ रहा है। तो ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, इस बात को ध्यान रखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट थे, इतना ही नहीं कहा। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया, उनको बहिष्कृत किया। उसका क्या अर्थ है? जिन्होंने विरोध किया वो भी बुद्धिस्ट थे। ध्यान रखो, सेंटेंस का अर्थ समझो ठीक से। वो भी थे। जब सारा ही भारत बौद्ध में था, अफगानिस्तान तक, यहां तक तो अफगानिस्तान तक था। अशोका ने ही तो भेजा था उधर कंधार में, मतलब अशोका के बाप ने ही तो अशोका को कंधार में भेजा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और अभिनिवेश को अपने नियंत्रण में रखते हुए योजना बनाकर, कार्यनीति बनाकर अगर हम लोग कार्य करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं। अभी तक इतनी संगठित शक्ति हमने निर्माण की, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संगठित शक्ति 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन था। तब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। 13 स्टेट में 140 जिलों, 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में नेटवर्क फैला हुआ है। ये भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संगठित शक्ति इसके पहले हमारे पास नहीं थी। इसमें केवल एक कमी बाकी है, तो कमी भी आप लोगों को बता देता हूं, मासेस का समर्थन। तो जो चाहिए वो चाहिए, जो चाहिए, जो करना चाहते हो वो सारा करना। मासेस का समर्थन क्यों नहीं होगा? संगठित शक्ति हमने बनाई है और 2-3 साल में ये 719 जिलों तक पहुंच जाएगा। और ये कोई सामान्य संगठन नहीं है, एक क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी संगठित शक्ति बहुत ज्यादा है, जिसके बदौलत 4.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर में लेके गए थे। तो हम लोगों को आने वाले समय में 2030 तक का मैं समय निर्धारित किया, उसके लिए कार्यक्रम बनाया, उसके लिए डे टू डे कार्यक्रम बनाया है। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन, भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन का 100 संगठनों का जाल, ये 3 काम करने हैं 2030 तक। दोबारा बताता हूं, तो विराट संगठन शक्ति का निर्माण होगा, उसके आधार पर बदलाव। जो चाहते हो
वो बदलाव हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग काम करेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत लोग हैं, उनके काम में हस्तक्षेप मत करो। वो लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, उनको करने दो। जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो करो, क्योंकि वो कोई नहीं कर रहा है। जो मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा है। जो वो धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, वो बहुत लोग हैं, वो कर रहे हैं, उनको करने दो। उनके काम में दखलंदाजी मत करो, हस्तक्षेप मत करो। ऐसा करने की कोशिश करोगे तो उनका और आपका झगड़ा हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। उनको करने दो, उनके साथ भाईचारा बनाओ, कोई बात नहीं। जो लक्ष्य हमने बनाया उस पर ध्यान, जो उद्देश्य हमने बनाया उस पर ध्यान, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो वो सारा लक्ष्य जो है, सारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये मैं खास तौर पर आप लोगों की बातें एक सत्र में सुनने के बाद कह रहा हूं। इसके पहले भी बहुत कुछ बोला होगा आप लोगों ने, एक सत्र ही सुना, पहले बहुत बोला होगा आप लोगों ने। तो जिसके लिए बनाया गया है उस पर आप लोग ध्यान लगाओ, बाकी लोगों को उनका काम करने दो। तो जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो पूरा होगा, इतना ही कहना चाहता हूँ। और इमोशनल होने की जरूरत नहीं है।